ठीक है, तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो आज पहला दिन है, तो पहले हेडिंग को समझेंगे और फिर इसके बाद हम जो है आगे वाले टॉपिक्स को देखेंगे। तो जो भी यहाँ पे पुराने बैठे हैं तो उनको तो पता ही है, और आपको भी थोड़ा बहुत हमने इसमें इंट्रोडक्शन दिया था। तो आप भी 10th में हो? अच्छा, आज आपका पहला दिन है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे आज जो है इसकी हेडिंग समझेंगे, और असल में हम समझेंगे कि असल में चैप्टर की थीम क्या है। ठीक है ना, चैप्टर की थीम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। The rise of nationalism in यूरोप। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी वर्ड नेशनलिज्म की, तो पूरा जो चैप्टर है ना, पूरी जो चैप्टर की मीनिंग है ना, वो इसी पे है, नेशनलिज्म की। ठीक है, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जैसे कि हमने समझा कि नेशनलिज्म का अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखेंगे, सर नेशनलिज्म को हम दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि इट इज पैट्रियोटिज्म। और वी कैन से इट इज लव टुवर्ड्स नेशन। तो शॉर्ट में हम ये बोलेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या होगा, हमें क्या पढ़ना होगा। मैं आपसे पूछता हूं, चैप्टर में हमें ये पढ़ना होगा कि सर लोगों को पैट्रियोटिज्म किस तरीके से राइज हुआ, हाउ द पैट्रियोटिज्म जो है वाज रोज इन द पीपल ऑफ द यूरोप एज वेल एज इन द पीपल ऑफ इंडिया, बट दैट इज इन नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन पहले हम यूरोप की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और अच्छा, सबसे पहले जो पैट्रियोटिज्म होता क्या है, मैं आपसे बोलूंगा पैट्रियोटिज्म क्या होता है। हाँ, इसको समझाओ थोड़ा। लव टुवर्ड्स नेशन, किस तरीके से हम अपने नेशन के साथ लव करेंगे, कैसे हम चाहेंगे कि एक जो है नेशन होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे सब लोग जो एक ही सोच एक होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। अच्छा, अब मैं आपको इसको समझाऊंगा पैट्रियोटिज्म यहाँ पे हमें जो है इसकी मीनिंग क्या है। सर पैट्रियोटिज्म का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर किसी कंट्री में कोई भी जुल्म हो रहा है, किसी भी तरीके से जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ कब लोग आवाज उठाएंगे और आवाज उठा पाएंगे, उसी को बोलेंगे यहाँ पे पैट्रियोटिज्म। आवाज हम जुल्म के खिलाफ उठना, दैट इज पैट्रियोटिज्म। ठीक है ना। अब मुझे बोलो कि जुल्म के खिलाफ इंसान उठेगा कब, जुल्म के खिलाफ इंसान उठेगा कब, जब जुल्म की इंतहा होगी, हद पार होगी। वेरी गुड, जब जुल्म का जो है हद पार हो जाएगा, इसके बाद लोग इसको सह नहीं पाएंगे। ठीक है ना। बट इसमें आपको ये देखना है कि सर ये जो यहाँ पे इस पैट्रियोटिज्म या इस नेशनलिज्म का जो राइज हुआ ना, ये सिटअप्स में हुआ, ये एक साथ नहीं हुआ। जैसे वहां पे अनएजुकेटेड लोग थे, उनको पहले इसके बारे में एजुकेट करना पड़ा, किस तरीके से इन्होंने ये सब किया ना, ये पैट्रियोटिज्म है। और ये हमें पढ़ना है यहाँ पे कि यूरोप में ये चीजें राइज कैसे हुए, कि दे जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने वॉइसेस को क्या किया है, राइज किया अगेंस्ट द इनजस्टिस जो वहां पे हो रहे थे। आवाज समझिए, अच्छे से आया समझ। तो इसी चीज को हम जो है आगे देख के अब देखेंगे। जो आपके जो बुक के अकॉर्डिंग, आपके बुक का जो पहला पेज है, वहां पे एक जो है पेंटिंग दी हुई है, जो कि पेंटिंग जो दी है, जो कि पेंटिंग जो वहां पे बनाई है, उसका नाम है फ्रेडरिक सूरियो। फ्रेडरिक सूरियो एक जो है वहां पे आर्टिस्ट था, उसने एक पेंटिंग बनाई है। ठीक है, पेंटिंग में उसने बहुत सारी चीजें जो है वहां पे दी हैं। तो उन चीजों में से मैं कुछ चीजों के रिलेटेड बात करूंगा यहाँ पे। एक उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो रोज में लोग चल रहे हैं, अपने अपने जो है कंट्री के झंडे लेके आ रहे हैं आगे, और वहां पे जो सामने खड़ा है, वहां पे है जो है
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मींस वहां पे जो वहां पे उसको होमेज दे रहा है, इसका मतलब हाँ कि अब ये कंट्री जो है इसने फ्रीडम को हासिल किया है, अब जाके ये जो आगे जाएगा, अब दूसरे कंट्री की बारी आएगी। तो इसकी थोड़ी सी कमेंट्री जो है पहले पेज पे आपके जो है इस बुक में है। उसी को हम फिर से हम बोले कि उसको हमने बोला कि उसको आगे चलें, उससे आगे चले। आप लोगों से पूछता हूं, उसको फिर से बोले कि उससे आगे चले, उस पेज से आगे। अच्छा, नए बच्चे जो आए हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे इसी के पॉइंट्स। इन 1948 फ्रेडरिक सूर्यो नामी एक आर्टिस्ट था। ये आर्टिस्ट था, इसने क्या किया है, इसने जो सीरीज ऑफ प्रिंट्स को प्रिपेयर किया, जिसमें से 4 प्रिंट्स थे। तो उसमें से एक प्रिंट जो है आपके जो है बुक में से इन्होंने दिया हुआ है। सो इसने इसमें क्या लिखा है, पिक्चरिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक्स। इसने क्या किया है, इसने एक पिक्चर को वहां पे पेंट किया, और पिक्चर असल में यहां पे दिखाना क्या चाहती है, इसका एक ड्रीम, ठीक है ना। इसका एक ड्रीम ये था कि वर्ल्ड किस तरीके से होना चाहिए। यहां पे 2 टर्म्स आप देख लीजिएगा, एक है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अच्छा, फिर से बोलेंगे सर। फ्रेडरिक सूर्यो एक आर्टिस्ट था, इसने जो है सीरीज ऑफ प्रिंट्स को यहाँ पे ये जो बनाया, उसमें एक प्रिंट आपके जो बुक में से जो पहले पेज पे है, उसमें उसका एक ड्रीम छुपा हुआ था कि वर्ल्ड इस तरीके से होना चाहिए। आवाज समझ, किस तरीके से होना चाहिए सर? वो होना चाहिए डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक, इस तरीके से होना चाहिए। समझ आ रहा है? अब पहले इस टर्म को समझेंगे कि उसकी ड्रीम क्या थी, ये जो सपना था इसका कि वर्ल्ड इस तरीके से होना चाहिए, और यही से समझेंगे फिर कि इसका फिर अगेंस्ट उधर है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं ड्रीम कर रहा हूं कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, इसका अपोजिट अभी मेरे पास है कि गाड़ी अभी मेरे पास नहीं है। यहां पे इसका ड्रीम है कि ये होना चाहिए, बट अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, अभी फिर देखेंगे कि सर इस प्रिंट का जो है ना, फिर यहां पे देखेंगे सर, चलो ठीक है, आर्टिस्ट है, इसने एक प्रिंट यहां पे बना लिया, सर इस चीज का कोई इन्फ्लुएंस रहा फिर यूरोप पे? हाँ, आर्टिस्ट्स भी जो थे उनका भी इस पे बराबर इन्फ्लुएंस हुआ, और नेशनलिज्म जो है लोगों के दिमागों में लाने का इनका भी एक बड़ा रोल था। देखेंगे फिर कैसे वो आगे जाके। सबसे पहले सर, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसका क्या मतलब है? इसका सीधे के सीधे मतलब है कि गवर्नमेंट के रिलेटेड। सर गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी जानी चाहिए, और जहां पे लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब फ्रेडरिक सूर्यो जो है 1948 में, 19 है कि 18, सॉरी 18 होगा इधर, सॉरी 1848 में इसने जो यहाँ पे एक जो है जो ये पिक्चर जो पेंट की है, वहां पे इसकी जो ड्रीम थी वो थी डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। सर इसमें अब क्या क्या होना चाहिए, इसका ड्रीम क्या था, अब इसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। सर सबसे पहले इसका ये जो मतलब था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसका रेसिप्रोकल सोच लो। फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे नहीं थी, आया समझ? यूरोप में इलेक्टेड नहीं थी, फिलहाल ये समझो सर इलेक्टेड नहीं थे। अगर किसी जगह पे इलेक्टेड थी भी, लेकिन उसमें सारे बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फिर अभी फ्रांस का हम देखेंगे सर, फ्रांस में जैसे जो खाली एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शन में, तो ये इसका ड्रीम था नहीं, सब पार्टिसिपेट करने चाहे और गवर्नमेंट होनी चाहे विद द विल ऑफ द पीपल। वहां पे विल होनी चाहिए लोगों की, अगर मेरी विल है तो तभी वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल मेरी विल है कि सर हुकूमत चलाए, तो मेरी जो व्यू के और जो मेरी आइडियोलॉजी है इसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट बननी चाहिए, तब ये मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, जैसे किसी ने बोला था परसों कि डेस्पोटिज्म वो वाली गवर्नमेंट होती है जहां पे एक एब्सोल्यूटिस्ट रूलर होता है, वो जुल्म करता है,
ठीक है ना। वो ना अकाउंटेबल रहता है किसी को, ना आंसरेबल रहता है किसी को, और ना ही वो प्रोटेक्शन देता है लोगों के राइट्स का। यहाँ पे अभी यूरोप में नहीं है। ये क्या चाहता है, ये इस पिक्चर में लोगों को असल में समझाना चाहता है कि इस तरीके से भी वर्ल्ड हो सकता है, और ये इसकी फिलहाल ड्रीम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसने ये टर्म अब आई समझ, असल में वो चाहता क्या है, ड्रीम क्या थी उसकी, वो ये थी कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी ना, वो लोगों के विल के अकॉर्डिंग ही बननी चाहे, लोगों के मर्जी के मुताबिक ही बननी चाहे, या वहां पे लोगों के जो इलेक्टेड मेंबर्स, रिपब्लिक, ठीक है ना, इलेक्टेड मेंबर्स आने चाहे, एक असेंबली में पार्लियामेंट होगा, तो वहां पे वो उनके जो मसले मसाइल उनके बदले में डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक गवर्नमेंट बननी चाहे। अब यहां पे क्या है, इस पिक्चर में जो सबसे पहला प्रिंट है इसका छोड़ो, अच्छा इसमें क्या है, इसमें एक चीज है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इस पिक्चर में दिखाया गया है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पहले हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ही देखेंगे कि इसकी वजह से जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का यहां पे मतलब क्या है, इस पिक्चर में इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इसकी क्या मुराद है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स किसको बोलेंगे, लिबर्टी मीन्स, यस, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो आपने देखा होगा, अभी भी बुक जिसके सामने होगी, वहां पे जो लाइन में बंदे आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, दे गेव होमेज टू दिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में देखेंगे, सबसे पहले इसको एक हाथ में है चार्टर एंड इसके दूसरे हाथ में है टॉर्च, टॉर्च उसको बोलते हैं लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट। टॉर्च मीन्स लाइट, लाइट किससे, अंधेरे से, अंधेरे को इसने भगाया है। अंधेरा था क्या, अब एग्जैक्ट अंधेरा था, जुल्म, डेस्पोटिज्म, ये अंधेरा था। अब अंधेरे को भगाने के लिए इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है, टॉर्च। ये क्या कर रहा है, दिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शोन द पीपल द लाइट टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। एनलाइटमेंट के जो है थ्रू इसको ये लाइट दिखा रहा है कि आपका जो जुल्म हो रहा था अब ये खत्म हो गया। इस जुल्म को किस तरीके से खत्म किया गया, हम देख रहे हैं कि इसी पिक्चर में आगे जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे वो कौन से थे, वो वही मोनार्की थे, जो डिक्टेटर्स थे, उनको जो है फेंक दिया गया। इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पे हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात की। सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च और दूसरे हाथ में है चार्टर। टॉर्च का मैंने आपको समझा, टॉर्च का मतलब ये है कि अंधेरा जो था अब ये गया, अब आपको रोशनी की ओर चलना है। रोशनी क्या है यहां पे, रोशनी का मतलब यहां पे है डेमोक्रेसी। अब आपको डेमोक्रेसी के थ्रू ही जो है गवर्नमेंट जो चलानी पड़ेगी और अब किसी का भी राइट छीना नहीं जाएगा। दिस इज द टॉर्च, द मीनिंग ऑफ द टॉर्च है। नाउ सेकंड इज चार्टर। चार्टर मीन्स रूल्स एंड द रेगुलेशंस, ठीक है। एक हुआ टॉर्च, दूसरा है चार्टर। रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी तक क्या होता था, जैसे हमने डेस्पोटिज्म की फिर से बात करेंगे, वो गवर्नमेंट या वो कुछ लोग जो कि हुकूमत चला रहे हैं लेकिन वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। दे वर द एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स के वहां पे जो वो चाहेंगे ना वही होगा और उसको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं है, किसी को बोलना ही नहीं, जो मैंने किया वही, ठीक है ना। इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया था, ठीक है ना। अब लेकिन क्या है, अब जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहां पे ये दर्शाता है कि जो भी इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, उसको फ्रीडम मिली है और साथ में उस वाली कंट्री को नाउ द कंट्री हैज टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे आज के दौर में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। अब समझ, मैं किसी को भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आज है जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, इसका मतलब ये नहीं ना कि बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी, या यहाँ पे है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, नहीं, वहां पे कुछ उनके रिलेटेड वहां पे एक पाथ है। पाथ मीन्स यही रूल्स एंड रेगुलेशंस और इसी पाथ के थ्रू उनको चलना पड़ेगा, इट है ना। तो कोई भी रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो चार्टर का मतलब यही है, जो भी गवर्नमेंट बनेगी
एक तो डेमोक्रेटिक तरीके से बनेगी, दूसरा उसी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, किसको, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्लियर। अच्छा, इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। वहां पे आप देखोगे, वहां पे इसी पिक्चर के सामने, ठीक है ना, इसी पिक्चर के आगे आप देखोगे रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, रिमेन्स ऑफ SO, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ये समझना है यहां पे। एब्सोल्यूट रिमेन्स मीन्स छोट तमुक, ठीक है ना, इसका कोड़ा, इसको ऐसे कचरा बना के फेंक दिया गया है, अब ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो कि ओल्ड इंस्टीट्यूशंस थे, यहां पे आपको ये समझना बेटा, ये जो है ना, ये वाले इंस्टीट्यूशंस ये ओल्ड थे, ये ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, अब नए इंस्टीट्यूशंस आ गए, कौन से, डेमोक्रेटिक तरीके से। अच्छा, ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस है ना, यही यहां पे जो इससे हमें पता चलता है कि ये थे डेस्पोटिज्म वाले, ठीक है ना, डेस्पोटिज्म वाले, डेस्पोटिक इंस्टीट्यूशंस, और वी कैन से डेस्पोटिक इंस्टीट्यूशंस। अब इसको समझेंगे। डेस्पोटिक इंस्टीट्यूशंस कौन से थे, मोनार्की। डेस्पोटिक इंस्टीट्यूशंस कौन से थे सर, ये थे वही, कौन से, ये डिक्टेटर्स, ठीक है ना। इनमें और अब जो आने वाले, इनमें फर्क क्या है, अब देखेंगे इनमें फर्क क्या। एब्सोल्यूटिस्ट गो, सारे पावर्स इसके पास होंगे, जैसे मैंने बोला, ये क्या होगा, ये अकाउंटेबल नहीं होगा, अनअकाउंटेबल होगा। जैसे हमने देखा यहां पे अभी, वहां पे चैटर्ड एक वर्ड आया था, है ना, अनअकाउंटेबल होगा। अनअकाउंटेबल मीन्स कि ये अकाउंटेबल नहीं होगा, अकाउंटेबल को आंसरेबल, ठीक है ना, ये आंसरेबल नहीं है, अनआंसरेबल आप लिखोगे, और यू कैन राइट आंसरेबल। लोगों को आज की जो गवर्नमेंट है ना, वो है अकाउंटेबल, आंसरेबल, किसको, तो एवरीवन, आपको भी, अगर आप भी चाहोगे तो आप भी हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को क्या बना सकते हो, आंसरेबल। जैसे मैंने बोला, हमारे पास एक ना कॉमन मैन के पास भी पावर्स हैं, RTI जैसे ऐसे रूल्स हैं, कोई भी किसी भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में RTI करके वहां की सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, ऐसे। दैट मीन्स गवर्नमेंट आंसरेबल है। इसीलिए ना आज जो है इंसानों के जो है राइट्स को प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इस वाले केस में नहीं मिलता था। इसीलिए क्या होता था, लोगों के जो राइट्स नहीं मिलते थे। यहां पे क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था जो मुझे करना है वही फाइनल है, इसके बावजूद कोई मुझे जो है सजेशन देने वाला नहीं आएगा। तो यहां पे इस इमेज में इसने यही दिखाया है कि इसका ये ड्रीम है, जो आज उस टाइम के प्रेजेंट जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन चल रहे थे ना विद डेस्पोटिज्म, इनको फेंक के कचरा बना के इसने फेंका है इस पिक्चर में साइड में, ठीक है ना। और फिर दिखाया है कि कुछ जो कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं, इस जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, और फिर वहां से निकल रहे हैं, और दे गॉट द फ्रीडम, जो जो इसको पार कर रहा है और वो फ्रीडम दे रहा है। आप इस इमेज में देखोगे, फ्रांस अब जस्ट वहां पे पहुंच रहा है, और वो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज वहां पे दे रहा है, जस्ट वहां पे वो पहुंच रहा है फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस का जैसे वहां पे आपको, हमें कैसे पता है फ्रांस वहां पे पहुंच रहा है, क्योंकि अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे हर एक कंट्री को विद देयर फ्लैग्स। तो फ्रांस का फ्लैग क्या था, कलर, ट्राई कलर, कौन कौन सा, ब्लू, रेड एंड व्हाइट, ठीक है ना, व्हाइट, ब्लू, रेड। तो ये इनका जो हमें दिखता है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उनके सामने जो है ये झंडा अभी है। तो दैट मीन्स द पीपल ऑफ फ्रांस हैज जस्ट रीच्ड देयर। तो अब यहां पे, अब दूसरी बात, वहां पे अब जो आसमान की ओर, स्काई की ओर देखते हैं, तो वहां पे बहुत सारे हम देखेंगे सेंट्स हैं, ठीक है ना, जो देवता है वहां पे बैठे हुए, जो जीसस क्रिस्ट है वहां पे, और वो खुश हो रहे हैं ये सब देख के। वो अब देख रहा है कि लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी आई है, ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है ना, यूनिटी।
यूनिटी में ही पावर होता है ना। तो आप ये देख रहा है कि लोगों के बीच में यूनिटी आ रही है। तो ये इस जो इमेज थी आपकी जो पहले ही पेज में, इसकी होल कमेंट्री है कि असल में जो इस इमेज से जो फ्रेडरिक सूरियो है वो क्या चाहते थे। अच्छा, अब सिंपली फिर से आते हैं, अब इस सपने से हम फिर से जाग जाएंगे। अब रियल इमेज में आते हैं कि रियल में है क्या। अभी रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उसने बस इस चीज को है जो है इमेजिन किया था कि ऐसा होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं यूटोपियन विजन। इसका ये यूटोपियन विजन था। यूटोपियन किसको बोलते हैं, या यूटोपियन अनट्रू, जो कि रियल नहीं होता है, ठीक है, अनट्रू होता है, जो कि रियल बिल्कुल भी नहीं होता है ना। जैसे हम कभी कभार सपने सोचते हैं खुद के, है ना, सबके अपने सपने होते हैं जो कि कभी कभार ट्रू भी नहीं होते, उन्हीं को बोलेंगे यूटोपियन या यूटोपियन विजन। आवाज समझ असल पर? यहां पे कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये तो हमने इसे पहले भी पढ़ा था उसमें, है ना। तो आपने चौथी बार पढ़ा होगा, ये जो पुराना वाला यहाँ पे 10th है, आपने चौथी बार ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज मूव करें फिर, ठीक है। टाइम हो गया, ठीक। अच्छा, अब हम करेंगे यूरोप की बात। यूरोप, जैसे कि हमें पता है कि यूरोप एक कंट्री नहीं है, ठीक है ना। यूरोप कंटिनेंट है जहां पे बहुत सारे कंट्रीज रहते हैं। तो ये जो नेशनलिज्म है ना, ये हमें होल यूरोप के बारे में पढ़ना है, ये हमें होल यूरोप के बारे में पढ़ना है, नेशनलिज्म, ठीक है ना। आपने 9th में पढ़ा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज के बारे में आपने वहां पे रेवोल्यूशंस देखे हैं, तो पहला ही चैप्टर वहां पे आपने पढ़ा होगा, यू हैव रीड अबाउट इट, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे नेशनलिज्म इन यूरोप जो है ना, ये यही से स्टार्ट होता है कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया ना, तो यूरोप में भी फिर ये चिंगारी फैल गई। जैसे यहाँ पे ये चिंगारी थी, इसने फिर पूरे यूरोप में इस आग को फैलाया, ठीक है ना। तो सबसे पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी जो इसमें हमें मेन जो पॉइंट्स कुछ लेने हैं उनको हम पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। पहली बात, इसका डेट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हम देखेंगे कि सर कब आया, ये पहले 1789। अगर मोर प्रोसेसली इसको देखेंगे तो इट इज 14 जुलाई 1789। यहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। जब हमने देखा कि बेस्टाइल पे अटैक हुआ है, उस प्रिजन पे अटैक हुआ है, लोगों ने अटैक किया है, वहां से आर्मी आई है, बहुत सारी हमने चीजें उसमें देखी हैं, ठीक है ना। और वहां पे इतनी अफवाहें फैली कि किंग ने जो है, जो लुई 16 उस टाइम का था, उसने जो आर्मी को बुलाया है और उसको जो है अब ये ऑर्डर दिया है कि आप लोगों के ऊपर जो है गन चलाओ और इन पे गोलियां बरसाओ, ठीक है। जबकि वो अफवाह ही थी, लेकिन अफवाह फैलने में टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर आया, ठीक है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो कि जैसे कि हमें ये था, डेट पता है। फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अच्छा, फ्रांस में सर था क्या पहले? सर फ्रांस में जो हुकूमत चल रही थी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, बिफोर 1789, फ्रांस में जो हुकूमत चल रही थी ना, वो चल रही थी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क की। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क कौन था? लुई 16, जो कि आप लोगों को पता होगा। लुई 16 एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क क्यों था? क्योंकि जो भी ये
रूल बना रहा था, लोगों को फॉलो करना पड़ता था। जैसे हमने बोला था कि फ्रांस की उस टाइम की सोसाइटी 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड, ठीक है ना, जो हमने चर्च देखा, हमने नोबल्टी देखा, और हमने जो कॉमन मैन देखे थे उसमें, ये स्टोरी आपको सबको याद होगा। और सबसे जो जुल्म हो रहा था वो किस पे हो रहा था? थर्ड एस्टेट पे, क्योंकि उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था, उन 2 ग्रुप्स को, जबकि वो जो 2 ग्रुप थे वो टैक्स नहीं दे रहे थे, है ना। तो एब्सोल्यूटिज्म था वहां पे। तो इस तरीके से जो अब फ्रांस के लोग हैं ना, उन्होंने इस एब्सोल्यूटिस्ट से मोनार्क दैट इज लुई 16 के साथ लड़ा और उससे आजादी हासिल की। और उसके इस हिस्ट्री में आफ्टर दिस रेवोल्यूशन वहां पे और फिर सेटअप्स में, जैसे जो रॉबेस्पियर के बारे में आप जो पढ़ा हो, जैकोबिन क्लब्स बने, लास्ट में वहां पे जो एक और तरीके से जो गवर्नमेंट बने, एंड लास्ट में फाइनली जो नेपोलियन के पास फिर हुकूमत आई, और उस नेपोलियन ने फिर फ्रांस से जाके फिर दूसरे मुल्कों में इस फ्रीडम को फैलाना शुरू किया। ये मैं शॉर्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि 9th में आप हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, ठीक है। अब दूसरा, द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of the sovereignty from the monarchy to French citizens. होता क्या है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या? जो ये 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, इससे क्या हुआ और चेंजेस क्या हुए? सबसे पहले हम चेंजेस की बात करेंगे। सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में आया, इसमें फ्रांस में कौन कौन सी चेंजेस आई समझ लेना, यहां पे चेंज को समझ लेना। यही तो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यही है। नेशनलिज्म है क्या असल में? नेशनलिज्म है जुल्म को हटाना और जो अच्छाई को लाना, ठीक है ना। नेशनलिज्म यही है। इसके लिए जो है नेशनलिज्म को लोगों में जो है ना, नेशनलिज्म किस तरीके से आएगा, सबसे पहले क्रिएट कैसे किया जाएगा, तो कहीं से तो होना चाहिए ना। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग ऑफ दिस नेशनलिज्म इज स्टार्टेड विद दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। और हुआ क्या यहाँ पे, यही पढ़ रहे हैं सर। नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैला कैसा? अगर ऐसे बात करेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज यूरोप और फ्रांस मान लो यहाँ पे है। फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं कि फ्रांस पे कौन कौन सी चेंजेस आई। यहाँ पे अभी भी डेस्पोटिज्म और जुल्म चल रहा है। बाकी यूरोप में, ये मान लो बाकी यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सेटल क्या चल रहा है? डेस्पोटिज्म चल रहा है, जुल्म चल रहा है। लेकिन जब ये इस जुल्म से राहत पालेंगे ना, जब इनको इससे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी ना, तब जाके यहाँ के लोग भी सोचेंगे कि जब उनको मिला तो हमें क्यों नहीं। तो इस तरीके से सेटअप्स में क्या है, नेशनलिज्म फैल रहा है। समझ आया? तो अब फ्रांस में क्या हुआ? तो फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो चेंजेस कौन कौन से आए? सर चेंजेस इसमें ये आई, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। 2 चीजें, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कोई बोलेगा कौन कौन से चेंजेस आए थे? अब मैंने लिखा भी, दिस इज हिंट फॉर यू। फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, दिमाग में जोर दो एक बार के कौन कौन से चेंजेस आए थे लड़कों में से। चाच में पार नो मत 9th में कौन कौन सी चेंजेस आई? एग्जैक्ट, मोनार्की खत्म हुई। मोनार्की खत्म हुई तो हुआ क्या? वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। आया ना? तो हुआ क्या सर, इन्होंने इस किंग को बोला आप ही हमारे हेड रहोगे, एवरी डिसीजन विल बी टेकन अंडर द सिग्नेचर ऑफ यूवर्स, एक्सेप्ट करेंगे। बट एक बात करेंगे, एक काम करेंगे, जो अब नया पार्लियामेंट बनेगा ना, उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे आपके साथ, जो आपको बात बात पे टोकेंगे। जो भी आप डिसीजन लेना चाहोगे ना, आप ऐसे समझो, स्टोरी को ऐसे समझो। देखो क्या, स्टोरी को ऐसे समझेंगे। इससे पहले जो ये एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क था, इसका मैं यहां पे बना लूंगा। मान लो ये इसका दरबार बना, ठीक है। तो मोनार्क यहाँ पे है, इसके कुछ यहाँ पे होते थे, तो यहाँ पे बस चलती किसकी थी? इस रेड वाले बंदे की। मान लो ये लुई 16 है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, 10th कोड में उन्होंने ओथ लिए थे, शपथ लेंगे, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। वो नहीं, क्या बोला था, अब हम बोलेंगे हम एक नया पार्लियामेंट बना लेंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। इन्होंने अब किंग को बोला कि हम एक काम करेंगे, आप किंग हो, ठीक है, किंग आप ही रहोगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को अब नए पार्लियामेंट में आपको रखना पड़ेगा। हेड तो आप ही रहोगे, कोई भी डिसीजन होगा फाइनली आपका साइन आएगा, सिग्नेचर आएगा। जैसे यहां पे इंडिया में चल रहा है,
कोई भी डिसीजन होता है फाइनली साइन किसका होता है? प्रेसिडेंट का साइन होता है, लेकिन उसके नॉमिनल पावर्स है ना, पावर उसके पास। सेम केस यहाँ पे किंग के साथ हुआ। तो सर साइन आप ही करोगे, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स है, पेशु जो ये ना वोटर्स उनको चूज करेंगे, फाइनली आप करोगे फिर, ठीक है। लेकिन दूसरा बोला गया, अभी तक आप आंसरेबल नहीं थे, अभी तक जो गवर्नमेंट उसको जो है कोई सजेशन देने वाला भी नहीं था, अब तो आएगा। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो सम पाथ फॉलो करना पड़ेगा। द पाथ इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। आ रहा है समझ? सर अब आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको अब हुकूमत चलानी पड़ेगी, विद द हेल्प विद द असिस्टेंस ऑफ सम इलेक्टेड मेंबर्स। ये पहली चेंज आई। तो यही मैंने लिखा सर, दो तरीके के चेंज आए। पॉलिटिकल चेंज तो यही हुआ। पॉलिटिकल चेंज क्या हुआ सर? किंग को ही उधर रखा, लेकिन कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को पार्लियामेंट में ऐड किया गया। दिस इज पॉलिटिकल चेंज। नाउ सेकंड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज तो कंप्लीटली हो गई ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये जो किंग था ना, वहां पे अभी तक क्या था? ये मोनार्की। क्या था? मोनार्की। लेकिन अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1789। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर गोवा कि बेवन बा? रिपीट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैं फिर से बोलूंगा। हम दो हिस्से लेंगे, फ्रांस के दो हिस्से लेंगे। एक है, ये है 1789, ठीक है। इससे पहले की बात करेंगे और इससे बाद की बात करेंगे, ठीक है। अब 1789 से पहले क्या होता है? 1789 से पहले यहां पे था मोनार्की। क्या था? मोनार्की। सर मोनार्की में क्या था? हर कोई पावर किसके पास था? मोनार्क के पास, किंग के पास। टैक्स बनाने का हो, या किसी को सजा देने का हो, या कोई रोड बनाने का हो, सब जो है एवरी पावर वर वेस्टेड अंडर द जो है नेम ऑफ किंग, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब लेकिन 1789 में यहां पे आजादी आती है। तो आजादी के बाद रेवोल्यूशन आया, ठीक है। रेवोल्यूशन के बाद कुछ इनको फ्रीडम मिली। सर दो चेंजेस आई, मेनली यहां पे दो चेंजेस हुए आफ्टर द रेवोल्यूशन। दो चेंजेस हुए, एक तो मैंने बोला सर पॉलिटिकल चेंज, एंड दूसरा मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। दो चेंजेस आई, ठीक है ना। पॉलिटिकल चेंज मतलब कि सर अभी तक जो एक पार्लियामेंट में जो हेड होता था ना, जैसे मैंने इधर बनाया, वो किंग हुआ करता था। कौन हुआ करता था? किंग। लेकिन अब रेवोल्यूशन के बाद ये वहां पे डिसाइड हुआ कि अब कुछ इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्लियामेंट में आएंगे। आवाज समझ? इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्लियामेंट में आएंगे। सर वो कहां से आएंगे, कैसे इलेक्टेड होंगे? उनको लोग चुनेंगे। कौन से लोग? वो हमने देखा है, ठीक है ना। जिनकी एज 21 ईयर्स होंगी, और जो है वुमेन उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, और वो मैन होंगे जो टैक्स देते होंगे कम से कम अपने 3 दिन का वेजेस तक, ठीक है ना। वो हमने पढ़ा है। तो ये इनको अब चूज किया जाएगा। क्लियर? अब यहां पे दूसरी बात यहां पे ये है कि ये तो हो गया यहां पे पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल निजाम ही बदला ना, यहां पे चेंज हो गया ना, पॉलिटिकल सिस्टम ही बदला। आप मान लो ये कि अभी तक सारे पावर प्रेसिडेंट के पास थे, अब लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, अब जो है कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ रहा है जिनके पास भी पावर है, और जो वो बोलेंगे ना वही किंग को करना पड़ेगा। किंग अब खुद के डिसीजन नहीं ले पाएगा। दिस इज पॉलिटिकल चेंज। नाउ कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। सर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ये था, अभी तक जो बिफोर 1789 किंग जो हुकूमत कर रहा था ना, विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, किसी किसी से वो सजेशन ले रहा था, जैसे हमने पढ़ा किस किस से वो सजेशन ले रहा था, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता था कि वो उसको माने। तब भी ये डिपेंड एट द जो है एंड ऑफ द डे इट वाज डिपेंड अप टू द किंग वेदर ही फॉलोज इट और नॉट। लेकिन यहां पे क्या है, अब रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने जैसे यहां पे जो लिबर्टी जो ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में चार्टर था, वही चार्टर अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पे? फ्रांस में। और इस पार्लियामेंट में अब कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। और किंग जो भी अब करेगा ना,
और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वी कैन से द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, नाउ दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक सर, तो हमने देखा सर ये ना फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद 2 चेंजेस आए सर। पॉलिटिकल चेंज ये हुआ, पूरा सिस्टम ही चेंज हुआ। किसका? पूरा सिस्टम ही, पार्लियामेंट का चेंज हुआ, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स आए और किंग को भी पावर्स में रेस्ट्रिक्शंस हुई अब। ठीक है ना सर। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ किंग एंड एज वेल एज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। बस दैट्स इट फॉर टुडे। करो सही है।